साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन की एक लंबी गूंज है और देखा जाए तो किसानों से ज़्यादा कहीं बड़ी समस्याएं हमारी हैं, लेकिन परिश्रम के अलावा मैं नहीं देखता हूं कि कोई भी दलित आदिवासी संगठन मैदान में है। मैदान में आने की आवश्यकता है। इस समय कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय सम्मेलन तक सीमित हैं और सहारा लेते हैं केवल झूठ का, मनुवादियों की आलोचना करने का और बड़े लच्छेदार भाषणों का। उससे परिस्थिति नहीं बदलती। एक बात जान लेना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसी पूंजी नहीं है सिवाय आंदोलन की, और आंदोलन मैदान में, सड़क के, कि हम अपनी बात को मनवा लें। अदालत हमारे साथ नहीं है, हम पूंजीपति भी नहीं है, जमीन के मालिक भी नहीं है, व्यापारी नहीं है, राजनीतिक सत्ता भी नहीं है। एक बात है हमारे साथ में, वो है हमारी संख्या। और हमारी संख्या अगर जब तक सड़क पर, मैदान पे नहीं आती तब तक हम अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा सकते हैं, तब तक हम दबाव नहीं बना सकते। कोरोना के टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट का हमने घेराव किया। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया हो परिसंघ के अलावा हमें बता दें। कोरोना के ही समय में 26 नवंबर को संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हमने पूरे देश के हर राजधानी पर करीब करीब आंदोलन किया। उसके बाद लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। कोरोना के टाइम में किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना, देश के हर राजधानियों पर आंदोलन करना, यहां तक कि जिले पर। बातों से परिस्थितियां नहीं बदलने वाली और यह सरकार केवल आंदोलन से डरती है और कोई तरीका नहीं है। 2 अप्रैल 2018 को जब जगह जगह पर दलित समाज के लोगों ने भारत को बंद किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि किसी की बात को मानते नहीं, 100 दिन से ज्यादा का आंदोलन हो गया है, उनकी बातों को माना नहीं है, लेकिन हमारी बात को माना गया है। उसमें केवल हम लोग नहीं थे, मैं अकेले नहीं था, हमारा परिसंघ ही नहीं था, सबने मिलकर काल किया था। और यही मैं किसानों से भी कहता कि आपकी इतनी लंबी लड़ाई, कुर्बानी के बाद सरकार अभी तक आपकी बातों को नहीं माना है। एक सीक्रेट हमारे पास में है, वो है दलित का साथ लीजिए। इसीलिए 28 फरवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दलित पंचायत किया था
अभी तक तो हम लोग किसानों के मंच पर ही जाते थे और जाना चाहिए, और वही एक आखिरी में एक सहारा है इस तानाशाही सरकार को होश में लाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, वो भी हमारे मंच पर है। तो हमने दलित पंचायत दिल्ली में किया, फिर 6 तारीख को मेदिनीपुर बंगाल में भी एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया, और बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके सभी दलों से, सभी संगठनों से मिलकर के पंच को नेतृत्व सौंप दीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व न हो, और दलित पंचायत का तारीख लीजिए। हम किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह जी हैं, राकेश टिकैत है, बलबीर रजेवाला है, दर्शन पाल हैं, इन सब में किसी न किसी के साथ हम आएंगे। ये हमारे मंच पर आए, 1 और 1 11 होगा। अभी हो क्या रहा कि केवल किसानों के तरफ से दलितों की आबादी बहुत बड़ी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, बंगाल से गुजरात तक संख्या बड़ी। ये संख्या जब समर्थन में आ जाएगी तो इस सरकार के घमंड, इस सरकार के घमंड टूटेगा और किसानों की भी बात मानी जाएगी। और जो यह सरकार केवल 23 उद्योगों को छोड़ करके बाकी 300, उसमें से 300 को जो बेचने का लक्ष्य रखा है वह भी बचेगा, जिससे आरक्षण बचेगा। हमारी मांग है कि न्यायपालिका में भी आरक्षण हो, बिना उसके हम न्याय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पता नहीं समाज को हुआ क्या है, अभी भी बंद कमरे में चर्चा करना, जाति के आधार पर सब संगठन खड़ा कर लेना। मैं चुनौती देता हूं, फिर से कहता हूं, चुनौती देता हूं, जो जो संगठन इस देश में हैं, चुप्पे से या पूछ करके उनके संगठन के पदाधिकारियों की सूची को देख जाइए तो पता लगेगा कि अम्बेडकरवादी हैं कि जातिवादी हैं। बहुजन जागृति से जाति ज्यादा जागृति हुई है, बहुजन कम जागृत हुआ है। 2 बड़ी चीजें हुई। बहुजन जागृति अगर ना हुई होती तो हजारों जातियों, लाखों संगठनों में हम बढ़ते हैं। हमारी आलोचना का जो कल्चर था, हमारा जो विरोध का जो संस्कृति था मनुवाद के खिलाफ, वहां तो हम इससे माल नहीं कर गए। हम आपस में एक दूसरे के विरोध करने का संस्कृति और संस्कार ओढ़ लिया। सब मंच पर कहेंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, सामाजिक न्याय वाले हैं, फूले साहू सबको मानने वाले हैं। इनके संगठनों की लिस्ट जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो चाहे वो छोटी पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, उनके संगठन की लिस्ट देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि उनके उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव कौन कौन हैं। तो अपने आप पता लग जाएगा कि ये अम्बेडकरवादी हैं कि जातिवादी। शब्दों में बड़ा, चर्चा में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान
जाति निषेध की बात की थी, जाति विहीन समाज की बात की थी। लेकिन गांधी जी ने नहीं कही थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों में आपस में जातिवाद बढ़ा है, आपस में हमने जाति विच्छेद कर दिया, निषेध कर दिया, आपस में हमने बेटी का संबंध शुरू किया क्या? सबसे ज्यादा जातिवादी हम लोग। बाबा साहब को फेल हमने किया। अपने गिरवान में झांक करके देखो, परिसंघ ही एक संगठन है, इसकी सिर्फ सूची उठा करके देख लो। केवल मेरिट जो आंदोलन में साथ थे वही जिम्मेदारी संभाल रहा है और वही उसी के हाथ में नेतृत्व है। अम्बेडकरवादी कहते हो? उठा करके देखो इनके संगठनों की पदाधिकारियों की सूची कि 100% इन्हीं के जाति के लोग होंगे, स्वयं उपजाति के लोग होंगे। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हो, दलित आंदोलन वाले कहते हो? वो केवल हम कह सकते हैं इस देश में। आज हमारे सामने चुनौती है, 30 IAS की भर्ती सीधे होने जा रही है और ऊंचे पद पर 30 IAS की भर्ती ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल का मतलब है कि वरिष्ठ लेवल का एक IAS की ताकत और प्रभाव 10 IAS के बराबर, अर्थात 300 IAS की भर्ती होने जा रही। कौन मैदान में है? उस पे कह रहे हैं प्रशिक्षण ले रहे, अपने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे, आपस में जात पात कर रहे हो, यह नहीं दिखाई पड़ रहा। सारा निजीकरण होता चला जा रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा। कहा कि अम्बेडकरवादी हो। जिस दिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा, सो जाओगे, फिर आवाज उठाने वाले लोग नहीं होंगे। कुछ लोग बेहुदा बयान देते हैं कि अरे नौकरी वाले क्या करेंगे, इन्होंने ही जगाया है, इन्होंने भागीदारी सत्ता में की है। एक आदमी की नौकरी का मतलब होता 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां उसकी तर जाती हैं, रिश्तेदार के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जागृति होती है। और राजनीतिक लोगों को तो देख ही रहे हो जो हालात है। और आज तो जो लोग कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट, वो सही था कि गलत था मेरे समझ में नहीं आता। सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो आज की परिस्थिति में क्या होता? दलितों के अंदर उसी जाति का MP MLA बनता जिसकी संख्या भारी है पूरे देश में। बंगाल में होता नाम शूद्र ही बनता, बाकी दूसरी जाति को मौका ही नहीं मिलता। उड़ीसा में होता तो शायद बेहरा ही बनता, और आंध्र प्रदेश में होता तो केवल शायद माला ही बनता या मादिगा बनता, जिस जात की जितनी संख्या है। वजह है कि वर्तमान को देख करके समझा जा सकता है। आज हम जातिवाद कर रहे हैं तो क्या उस परिस्थिति में जातिवाद हम न करते? तो बहुजन एकता का जो नारा था, हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच हो, या 2 देशों के बीच क्रिकेट का मैच हो। 11-11 खिलाड़ी क्रिकेट में चाहिए और 2 ही खिलाड़ी जिसके साथ में हो वो भी मैच खेल रहा हो, तो क्या जीतेगा? तो बहुजन आंदोलन का नारा देने वाले 85% को अपने आप ही शामिल कर लिया कि हम 85% है, सत्ता में आ जाएंगे। बहुजन
शब्द का, बहुजन का नारा, बहुजन की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, हम भी वही, लेकिन व्यवहारिकता में हुआ क्या? सबको आपने जोड़ लिया और ये कहा कि जब सब इकट्ठा हो जाएंगे सत्ता हमारी होगी, और जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तो लड़ाई लड़ेंगे नहीं, न संसद में, न विधानसभा में, न सड़क पर। और सब लुटता गया, सब करीब करीब लुट गया। सपना बेचना एक अलग बात है, परिसंघ ने सपना नहीं बेचा। 1997 में परिसंघ का जन्म हुआ, 5 आरक्षण विरोधी आदेश के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और जीती। 3 संवैधानिक संशोधन हमने कराए, बहुजन लोकपाल बिल बनाया, आरक्षण कराया। निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई हमने शुरुआत की, और मैं जब संसद बना तो प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश कर दिया। आज किसी तरीके से संविधान बचे, आरक्षण बचे, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारी ताकत इतनी बड़ी नहीं, हम जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोल सकते। हम 85 जब तक 85 करो, 85 अच्छी बात है, लेकिन झूठ बोल करके, गुमराह करके हमारा सत्ता आएगी, हम इनको देश को भगा देंगे। अरे हम ही को भगा दिया, BSNL से भगा दिया, बैंक से भगाने जा रहे हैं, इंश्योरेंस से भगाने जा रहे हैं, रेल से भगाने जा रहे हैं, स्कूलों से भगाने जा रहे हैं, हर क्षेत्र से तो हम इनको खत्म करने जा रहे हैं, खत्म कर भी दिया है। यहाँ कह रहे हैं कि हम इनको बाहर भगा देंगे। बातों में बड़ा अच्छा लगता है, बातों से, गाली से, आलोचना से हमारा निर्वाह नहीं हो पाएगा, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, हर जगह की, हर प्रांत का सम्मेलन होना चाहिए। कोरोना की वजह से इस बार रैली नहीं हो पाई, तो हर जगह सम्मेलन होना चाहिए, प्रांतीय सम्मेलन, जिला सम्मेलन। और ये जो दलित पंचायत, जिसमें किसानों को हमने बुलाना है, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, दलित पंचायत करना चाहते हैं, हमें खबर करें। हम अपने लिए उनके साथ, उनके पास गए कि संविधान बचाने वाले यही लोग हैं, यही एक ताकत है जो मुकाबला कर रही है, और जो ताकत मुकाबला कर रही है तानाशाही हुकूमत को, उसके पंजे को मोड़ सकती है, संविधान बचा सकती है, उसका साथ देकर के हम अपना फायदा उठा रहे हैं। राज्यसभा में मेजॉरिटी की इंतजार है, देख लेना मेरी बात को नहीं मान रहे हो, छोड़ दो जातिवाद, अहंकार, गाली देना, धड़ से संविधान बदलेगा, देख लेना। और वैसे भी 2019 से संविधान लागू नहीं हो रहा, गाली दे लो जितना गाली देना हो, आलोचना कर लो, लेकिन उतरना सड़क पर पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तो यही मैं कहूंगा कि अब लेटरल एंट्री जो IAS की, इस IAS के, उसके विरोध में खड़ा होना, सरकार का जो अबाध गति से निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ फौरन खड़ा होना, फौरन खड़ा होना, संविधान बचाने के लिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए। हरियाणा में 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को ही निजी क्षेत्र में मिलने जा रहा है, कानून बन गया, तो हमारे लिए तो आसान हो गया कि हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण दे। लेकिन करेंगे क्या? हम तो कोई भावनात्मक लड़ाई नहीं लड़ते, थू रैली, सत्ता प्राप्त रैली, मनवादियों के खिलाफ मनवादियों को भगा देंगे। हम तो व्यवहारिकता की लड़ाई लड़ते हैं। उतनी संख्या में हमारे साथ नहीं, लोग जाति के आधार पर लगे हुए, जिनके जो नेता पैदा हो रहे हैं, आप देख लीजिए कि उन्हीं के जात के लोग उनके पीछे लगे हुए। ऐसे सब छोटे छोटे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
इस बात को मनुवादी जानते हैं, इस बात को ब्राह्मणवादी ताकतें जानते हैं कि जातियों में तो और बढ़ते चले जा रहे, कुछ नहीं कर पाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अपील करता हूँ कि आखिरी मौका है बचाने का। परिसंघ से जुड़ो, परिसंघ मैदान में है, दलित पंचायत हूँ, पंच ही नेतृत्व करेगा। भैया मैं नेतृत्व तो नहीं करूँगा, नहीं तो लोग कहेंगे नेता बन रहा। पंच नेतृत्व करेगा। प्रादेशिक सम्मेलन होना जरूरी है, जिला सम्मेलन होना जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।